नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पेश है ESD न्यूज मैगजीन। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप वीरेंद्र कौशिक से समाचार सुनिए। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। देशवासियों से आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नया भारत बनाने के लिए एकजुट होकर आगे आने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विशेषज्ञों के साथ बजट पूर्व चर्चा की। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.65% हुई। अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित $900 अरब का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज विधेयक पारित किया। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जहां प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के विकास के सभी लाभ मिल सकेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नया भारत बनाने के लिए एकजुट होकर आगे आएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र के साथ काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर मिनी भारत की तरह है। विश्वविद्यालय की विविधता न केवल इसकी बल्कि समूचे राष्ट्र की ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुस्लिम बालिकाओं की पढ़ाई के बीच में ही स्कूल छोड़ने की दर काफी अधिक थी और ये स्थिति 70 वर्षों तक बनी रही, जो समाज के विकास में बड़ी समस्या थी। श्री मोदी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित शिक्षा का इतिहास भारत की अमूल्य धरोहर है और विश्वविद्यालय ने कई देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत करने का काम किया है। श्री मोदी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने कोरोना संकट के दौरान समाज की कई प्रकार से सहायता की। श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगी और 21वीं सदी के लिए प्रतिस्पर्धी बनाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा संस्थानों में सीटों की संख्या में वृद्धि की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले देश में केवल 16 IIT थे, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़कर 23 हो गई है और ट्रिपल IIT की संख्या 9 से बढ़कर 25 हो गई है। IIM की संख्या 13 से बढ़कर 20 और एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से अपील की कि वे देश के स्वतंत्रता सेनानियों पर अनुसंधान करें। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने और भारत को वैश्विक शक्ति बनाने में सक्षम नेतृत्व देने के लिए प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार प्रदान किया। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन से व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री की ओर से ये पुरस्कार ग्रहण किया। ये पुरस्कार किसी राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष को ही दिया जाता है। भारत को वैश्विक शक्ति बनाने की दिशा में ले जाने तथा भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक मुद्दों पर रणनीतिक साझेदारी के लिए श्री मोदी के नेतृत्व के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार प्रदान किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने केंद्रीय बजट 2021-22 के सिलसिले में आज कृषि और प्रसंस्करण उद्योग के जाने माने विशेषज्ञों से बजट पूर्व विचार विमर्श किया। बैठक में वित्त सचिव डॉक्टर AB पांडेय, आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव तरुण बजाज, मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इससे पहले वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन क्षेत्र के विशेषज्ञों और वित्तीय तथा पूंजी बाजारों के प्रमुखों, बड़े उद्योगपतियों, उद्योग और वाणिज्य संघों, श्रम संगठनों और अन्य के साथ बैठक की है और केंद्रीय बजट के बारे में उनकी राय जानी है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 95.65% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 30,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ठीक होने वालों का आंकड़ा 96,36,000 से अधिक हो गया है।
देश में कुल सक्रिय मामले 2.90% हैं। वर्तमान में देश में संक्रमण के 2,92,000 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों में 19,556 नए मामलों की पुष्टि हुई। मंत्रालय ने बताया कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति अपनाने से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी हुई है। वर्तमान में मृत्यु दर 1.45% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 301 रोगियों की इस संक्रमण से मौत होने के साथ ही मरने वालों की संख्या 1,46,111 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों में 10,72,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई। अब तक 16,31,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। भारत के स्वदेशी कोविड-19 टीके कोवैक्सीन के तीसरे और अंतिम चरण का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। भारत बायोटेक और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा विकसित ये टीका अंतिम चरण में 13,000 से अधिक लोगों को दिया गया है। मानव परीक्षणों के तीसरे चरण में कोवैक्सीन को देश भर के लगभग 26,000 लोगों को दिया जाएगा। पहले 2 चरणों में लगभग 1,000 लोगों पर वैक्सीन का परीक्षण किया गया है। भारत बायोटेक ने पहले कहा था कि प्रथम चरण के नैदानिक परीक्षणों से पता चला है कि इस वैक्सीन का मानव पर कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और ये कोरोना वायरस के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरक्षा पैदा करने में सक्षम पाया गया है। 3 टीकों में से एक कोवैक्सीन टीका केंद्रीय औषधि नियामक द्वारा आपातकालीन उपयोग के अनुमोदन का इंतजार कर रहा है। अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित $900 अरब का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज विधेयक पारित कर दिया है। निचले सदन प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित किए जाने के कुछ ही घंटों बाद ऊपरी सीनेट ने भी विधेयक को कल देर शाम मंजूरी दे दी। आर्थिक सहायता पैकेज में कई अमेरिकियों के लिए प्रत्यक्ष भुगतान और व्यवसायों और बेरोजगारी कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करने की व्यवस्था शामिल है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पैकेज के कानून पर जल्द ही हस्ताक्षर कर सकते हैं। चयनित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राहत पैकेज का स्वागत किया है। साथ ही कहा है कि संसद को नए साल में उनकी कोविड-19 राहत योजना का कार्य शुरू कर देना चाहिए। महाराष्ट्र में राज्य के नगर निगमों के सीमा क्षेत्र में आज से रात का कर्फ्यू लागू होगा। कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। ब्रिटेन में कोविड-19 के एक नए स्वरूप की पहचान के बाद राज्य सरकार ने ये कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने कहा है कि दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों की भी जांच की जाएगी और उनके हाथों पर मोहर लगाई जाएगी और उन्हें घर में क्वारंटीन किया जाएगा। इस बीच बृहन मुंबई नगर पालिका ने ब्रिटेन से सीधी उड़ानों या बीच में विमान बदलकर आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की भरपूर विरासत है और भारतीय तकनीकी उद्योग वैश्विक समस्याओं के समाधान में सबसे आगे है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2020 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार किसी भी चुनौती से निपटने और शोध के माहौल में सुधार के लिए तैयार है। श्री मोदी ने कहा कि जिस तरह से हमने अंतरिक्ष क्षेत्र में सफलता हासिल की है, उसी तरह हमें गहरे समुद्र के क्षेत्र में सफलता हासिल करनी है। इस दिशा में भारत डीप ओशियन अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रयासों का उद्देश्य भारत को वैज्ञानिक शिक्षा का सबसे भरोसेमंद केंद्र बनाना है। इसके साथ ही हम चाहते हैं कि हमारा वैज्ञानिक समुदाय बेहतरीन वैश्विक प्रतिभाओं के साथ साझा विकास करे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। समाज में वैज्ञानिक मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने विज्ञान भारती के साथ मिलकर वर्ष 2015 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की परिकल्पना की थी। इसका उद्देश्य आम लोगों को विज्ञान के साथ जोड़ना है। साथ ही इस सोच को विकसित करना है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित लोगों के जीवन में सुधार लाने में किस तरह सहायक हो सकते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का लक्ष्य युवाओं में 21वीं शताब्दी के कौशल विकसित करना है। इस महोत्सव का दीर्घकालिक उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना और सरकार के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाली करीमा बलोच कनाडा के टोरंटो में मृत पाई गई है। वे रविवार से लापता थी और टोरंटो की पुलिस ने उनका पता लगाने में लोगों से मदद की अपील की थी। करीमा बलोच के परिवार ने अब उनकी मौत की पुष्टि की है। करीमा बलोच बलूचिस्तान की एक मशहूर हस्ती रही। उन्हें महिला सक्रियतावाद की अग्रणी माना जाता है।
उन्होंने स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र सत्रों के दौरान बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया था। उन्हें 2016 में विश्व की सर्वाधिक प्रेरणादायक और प्रभावशाली 100 महिलाओं में सम्मिलित किया गया था। सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन का फैसला किया है। ये समिति 23 जनवरी 2021 से साल भर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के बारे में निर्णय लेगी। गृह मंत्री अमित शाह उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। समाचार पत्रों से प्रस्तुति हिंदी एकांश 22 दिसंबर 2020 के लिए। वाचन स्वर नीलम मलकानिया। देश के विभिन्न समाचार पत्रों ने विविध विषयों को संपादकीय का विषय बनाया है और साथ ही कुछ समाचारों को सुर्खी के तौर पर मुख्य पृष्ठ पर पेश किया है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए रूप में पाए जाने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, कोरोना के नए रूप से दहशत में दुनिया। जनसत्ता लिखता है, ब्रिटेन आने जाने वाली उड़ानों पर 31 दिसंबर तक लगी रोक। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, कोरोना 2.0 से बच के। पत्र के अनुसार 70% ज्यादा तेज है वायरस का नया रूप। दैनिक जागरण के अनुसार इटली, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और दक्षिण अफ्रीका में भी मिला नया स्ट्रेन। पत्र के अनुसार भारतीय मूल के अमरीकी डॉक्टर विवेक मूर्ति ने कहा, नया स्ट्रेन ज्यादा घातक नहीं। जनसत्ता ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के इस बयान को प्रमुखता दी है कि देश में अगले वर्ष जनवरी में किसी भी सप्ताह टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। अमर उजाला की सुर्खी है, देश में 161 दिन बाद सबसे कम सक्रिय मरीज, एक दिन में 24,000 से अधिक मरीजों की पुष्टि। राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, चुनिंदा देशों के बीच नहीं हो सकती वैश्विक विकास पर चर्चा। पत्र के अनुसार छठे भारत जापान संवाद सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा, इसका दायरा बड़ा और मुद्दे व्यापक होने चाहिए। दैनिक जागरण की सुर्खी है, भारत वियतनाम के बीच 7 समझौते। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश की एक्ट ईस्ट नीति में वियतनाम अहम कड़ी, हमारी साझेदारी शांति स्थापित करने में अहम। नवभारत टाइम्स लिखता है, पूर्वी लद्दाख के चांगथांग गांव में बिना वर्दी के आए चीनी सैनिक, आईटीबीपी के जवानों और गांव वालों ने लौटाया। राजस्थान पत्रिका ने नापाक हरकत बताते हुए लिखा है, पाकिस्तान ने पंजाब के गुरदासपुर में ड्रोन से भेजे 11 हथगोले। पंजाब पुलिस के अनुसार अंडे की तरह की थी पैकिंग। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, अब सभी ग्राहकों को मिलेगी 24 घंटे बिजली, आपूर्ति में बाधा पर बिजली कंपनियों पर लगेगा जुर्माना। पावर सेक्टर में सुधार के लिए मोदी सरकार ने तैयार किया ड्राफ्ट। राजस्थान पत्रिका ने अद्भुत नजारा शीर्षक से लिखा है, शनि बृहस्पति के महामिलन ने अंतरिक्ष में बिखेरी छटा। अमर उजाला पत्र में महाराजा की घर वापसी होगी क्या शीर्षक से कुछ इस तरह विचार लिखे गए हैं। आजादी के तुरंत बाद 1948 में भारत के अग्रणी उद्यमी समूह टाटा ने एक एयरलाइंस की शुरुआत की थी। नाम था एयर इंडिया इंटरनेशनल। हालांकि उसके पहले 1932 में उसने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी और जेआरडी टाटा ने इसकी पहली उड़ान खुद भरी और ये सफलता के आकाश में उड़ने लगी। लेकिन पंडित नेहरू की नजर इस पर थी और 1953 में इसका पूर्ण राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। हालांकि जेआरडी टाटा इसके चेयरमैन 1977 तक बने रहे। ऐसा नहीं है कि एयर इंडिया ने सरकार के हाथों में जाने के बाद तरक्की नहीं की। ये दुनिया के आकाश में छा गई। दुनिया के हर महत्वपूर्ण देश में इसकी उड़ानें जाने लगी और इसका विस्तार होता रहा और एक समय आया कि ये घाटे में चलने लगी। विशाल का स्टाफ, नौकरशाही और भ्रष्ट राजनेताओं ने मिलकर इसकी आर्थिक स्थिति बिगाड़ दी। 2018 आते आते ये हर दिन 20 से 26 करोड़ रुपए का घाटा देने लगी। 2018-2019 में कुल घाटा 8,556 करोड़ रुपए का था और उस पर 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी चढ़ गया और तब से सरकार ने इसे बेचने की तमाम कोशिशें शुरू कर दी थीं। यूपीए सरकार के एक मंत्री पर तो खुला आरोप है कि उन्होंने अपने आर्थिक हितों के लिए तमाम तरह की हेराफेरी करवाई।
इसके लाभ वाले रूट की सीटों को अरब देशों की एयरलाइंस को औने पौने दामों में दे दिया। कई विमान खरीदने के ऑर्डर दे दिए और अन्य तरह की गड़बड़ियां की। इससे इसका लाभ कम हुआ और घाटा बढ़ा। इसके अलावा एयर इंडिया में राजनीतिक आधार पर हमेशा नियुक्तियां होती रहती थीं, जिससे स्टाफ की संख्या बेशुमार हो गई। आज इस समय इसके पास 125 विमान हैं और 20,000 से ज्यादा कर्मचारी। एक समय इसकी प्रति विमान स्टाफ संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा थी। बहरहाल अब इसे खरीदने के इच्छुकों की तादाद कम है और टाटा समूह के अलावा अमेरिका की एक कंपनी तथा एक भारतीय निजी एयरलाइंस ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। कोरोना के कारण देश विदेश के आर्थिक हालात ऐसे हैं कि इसे खरीदने में बहुत कम ही पार्टियां इच्छुक हैं। टाटा समूह के पास एयरलाइन का पर्याप्त अनुभव है। दरअसल जब टाटा समूह से एयर इंडिया छिना तो उसके बाद से समूह ने हमेशा कोशिश की कि वो भारत के आकाश में अपना नाम फिर से लिखे। उदारीकरण के बाद जब बहुत सी निजी एयरलाइनों ने भारत में अपने कदम रखे तो टाटा ने भी अपनी एयरलाइंस शुरू करने की इच्छा जताई। लेकिन उस समय के नागरिक उड्डयन मंत्री ने ये कहा कि टाटा को इसलिए अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वो विदेशी धन से निवेश कर रहा है। टाटा ने भारत में अपनी एयरलाइंस शुरू करने के लिए दुनिया की सबसे बढ़िया एयरलाइनों में से एक सिंगापुर एयरलाइंस से हाथ मिलाया था। टाटा समूह के प्रतिद्वंद्वियों ने एक भ्रष्ट राजनेता से मिलकर देशभक्ति की आड़ में उसका प्रस्ताव रद्द करवा दिया। लेकिन टाटा का प्रयास जारी रहा और बाद में समूह ने एयर एशिया और फिर सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर विस्तारा को जन्म दिया। ये दोनों विमान सेवाएं तमाम कठिनाइयों के बावजूद अब भी काम कर रही हैं। लेकिन अब समूह ने बड़े पैमाने पर इसमें कदम रखने का इरादा बनाया है और इसलिए उसने एयर इंडिया में दांव लगाने का फैसला किया है। एयर इंडिया भारत की 2 सरकारी एयरलाइनों इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के विलय से बनी है। घरेलू विमान सेवा इंडियन एयरलाइंस इस विलय के पहले घाटे में नहीं थी और उसका काम ठीक ही चल रहा था, लेकिन विलय के बाद उसका अस्तित्व खत्म हो गया। विलय के समय ये तर्क दिया गया था कि इससे एक मजबूत एयरलाइंस खड़ी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और नई कंपनी का घाटा बढ़ता ही रहा। ये एक मूर्खतापूर्ण कदम था और क्यों उठाया गया ये जानना मुश्किल है। आलोचकों का मानना है कि इसके पीछे भी निहित स्वार्थी तत्व थे। एयर इंडिया का घाटा भले ही बड़ा हो, लेकिन इसके पास परिसंपत्तियां काफी हैं जो नए ऑपरेटर के काम आ सकती हैं। मुंबई के शानदार इलाके नरीमन पॉइंट में इसका मुख्यालय आज भी बहुत शान से खड़ा है। इसके अलावा भी देश के विभिन्न हिस्सों में इसके अपने दर्जनों ऑफिस हैं जो इसका बहुत बड़ा आधार हैं। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों के हवाई अड्डों पर उसके अपने स्लॉट हैं जो उसका खर्चा कम करते हैं और नए खरीदार को फायदा पहुंचाएंगे। इसके पास अनुभवी पायलट हैं और अन्य कर्मी भी हैं और 100 से भी ज्यादा विमान हैं, जिनमें आधुनिकतम विमान ड्रीमलाइनर भी हैं। ये सही है कि इतनी बड़ी तादाद में कर्मचारियों को रखकर कोई भी एयरलाइंस चल नहीं सकती और इसमें सरकार को VRS के जरिए कटौती करनी ही होगी। फिलहाल कुछ 100 कर्मियों ने इसके लिए आवेदन किया है। अब भी प्रति विमान कर्मियों की संख्या 100 के आसपास है, जो ज्यादा है। सरकार ने खर्च कम करने के लिए कई कदम भी उठाए हैं, जिनमें न्यूयॉर्क, पेरिस, टोक्यो जैसे महंगे शहरों में किराए के ऑफिस बंद करना महत्वपूर्ण है। सरकार ने इसे कर्ज कम करके बेचने का विचार किया है, जो खरीदार को काफी सहारा देगा। साथ ही पहले की तरह 25% हिस्सेदारी अपने पास रखने का इरादा भी त्याग दिया है। ये एक ऐसी शर्त थी जो किसी भी खरीदार को पसंद नहीं थी, क्योंकि इससे सरकारी हस्तक्षेप का खतरा हमेशा बना रहता। अब ये राजनेताओं और अड़ियल नौकरशाहों से दूर रहेगी। अब एयर इंडिया की बिक्री की शर्तें भी आसान हो गई हैं और खरीदार को बोली के मूल्य का केवल 15% ही देना होगा। इससे खरीदार पर तुरंत बोझ नहीं पड़ेगा। टाटा समूह के पास न केवल एयरलाइंस चलाने का अनुभव है, बल्कि ये पूरी तरह से एक पेशेवर कंपनी है जो कर्मचारियों के हितों को भी ध्यान में रखती है। एयर इंडिया आगे भी चले, इसके विमान उड़ते रहें, क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस ही नहीं, सत्कार की हमारी एक परंपरा भी है और इसके साथ देश की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। इस बिक्री पर जल्द से जल्द मुहर लगना जनता के हित में भी है, क्योंकि उसी के टैक्स के पैसे से ये चलती है। अभी आप सुन रहे थे समाचार पत्रों से। ये
ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर। आलेख उत्तम कुमार विश्वास का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। घरेलू उद्योग से 27,000 करोड़ रुपए मूल्य के रक्षा उपकरण की खरीद संबंधी रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC का अनुमोदन निश्चित रूप से सरकार के मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगा। 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए आह्वान किया। 16 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने परवर्ती विशिष्ट रक्षा सुधारों की घोषणा की। फरवरी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में 11वें रक्षा एक्सपो के उद्घाटन पर अगले 5 वर्षों में भारत के रक्षा निर्यातों के लिए $5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया था। उन्होंने देश में निवेश करने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया, जो निवेश पर अच्छे लाभ तथा एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बनाने संबंधी दोहरे उद्देश्यों को साकार करेगा। सरकार जिस गंभीरता के साथ रक्षा सुधारों पर ध्यान दे रही है, उसे लेकर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। इन सुधारों का उद्देश्य भारत के विशाल रक्षा आयात बिल में कटौती करना है। भारत रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य बना रहा है, क्योंकि महंगे हथियारों को आयात करने के लिए दुर्लभ संसाधनों को आवंटित करने तथा उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं से लगी सीमाओं की जटिल सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में देश को कठिनाई होगी। भारतीय वायुसेना भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी की तट से दूर वाली गश्ती नावों तथा भारतीय सेना के लिए मॉड्यूलर पुलों के लिए DRDO द्वारा तैयार तथा विकसित एयरबोर्न प्रारंभिक चेतावनी और नियंत्रण AEW&C प्रणालियों समेत DAC की हाल की बैठक में अधिग्रहण प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। एक देश जो अपने सैन्य उपकरणों के लिए आयातों पर निर्भर रहता है, वो रक्षा क्षेत्र में कभी भी सशक्त और आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है, और ये पूरी तरह से एक देश के लिए आत्मसम्मान तथा संप्रभुता का प्रश्न है। आत्मनिर्भर बनने संबंधी भारत का निर्णय इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। यहाँ ये कहना आवश्यक है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने संबंधी सरकार के निर्णय का ये अर्थ नहीं है कि विदेशी निवेशकों के लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि देश में विनिर्माण करने के लिए कंपनियों के लिए और विकल्प दिए जा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सहज मार्ग के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर पहले ही 74% कर दिया गया है। पूर्व में सरकार 2024 तक एक डगमगाती टाइमलाइन के तहत हल्के युद्धक हेलीकॉप्टरों, परंपरागत पनडुब्बियों तथा क्रूज मिसाइलों समेत 101 हथियारों तथा सैन्य उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने संबंधी एक बड़ा निर्णय भी ले चुकी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस निर्णय ने भारत में प्रति वर्ष 52,000 करोड़ रुपए के मूल्य के रक्षा उपकरण के विनिर्माण का एक अवसर उत्पन्न किया है। संयोगवश भारतीय रक्षा क्षेत्र विकास के इंजन के महत्वपूर्ण संचालकों में से एक है तथा ये विनिर्माण के योगदान को GDP के 16% से बढ़ाकर 25% तक कर सकता है। भारत ने महत्वपूर्ण मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन किया है। ये गलियारे निवेश को आकर्षित करेंगे तथा रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करेंगे। रक्षा उत्पादन में बढ़ती क्षमताएं घरेलू उद्योग के लिए न केवल एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर दे रही है, बल्कि तेजी से विकसित होती एक भू राजनीतिक स्थिति में देश के लिए अत्यधिक रणनीतिक सुविधा भी दे रही है। वांछित योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए परिश्रम और दृढ़ता समय की मांग है। बहरहाल स्वदेशीकरण की प्रक्रिया के लिए परिश्रमी परिप्रेक्ष्य की योजना की आवश्यकता है, जो बजट संबंधी समर्थन और डिजाइन के लिए धैर्य, विकास तथा विनिर्माण को आश्वस्त करती है। प्रारंभिक
चरणों पर स्वदेशी खरीद वास्तव में अधिक महंगी होगी जब तक कि विकास और पूंजीगत लागत का परिशोधन नहीं होता हो और एक स्तर की अर्थव्यवस्थाएं उभर कर सामने नहीं आती हों। इन्हीं कारणों से अत्यधिक विकसित राष्ट्र भी रक्षा व्यवस्थाओं का स्वदेशीकरण करने में सावधानी बरतते हैं। इस संदर्भ में इस नीति को क्रियान्वित करने संबंधी पहला कदम खंडों में होना चाहिए, जिसमें आर्टिलरी गन, मिसाइल, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, रेडार की कुछ श्रेणियों, गोला बारूद आदि जैसी युद्धक सामग्रियों में हम पहले ही दक्षता रखते हैं। इसके अलावा भारत को उन क्षेत्रों की पहचान करना होगा जिसमें एक समय सीमा के तहत ये आत्मनिर्भर बनने की इच्छा रखता है। इन क्षेत्रों में भारत को एक बारगी परिचालन आवश्यकताओं को हासिल करना होगा तथा इसके बाद 10 से 15 वर्षों के लिए बजट समर्थन, विकास तथा तकनीक प्राप्ति तथा उत्पादन कार्यक्रम को प्रारंभ करना होगा। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का YouTube कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।